आज की क्लास को शुरू करते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि TRE 4 की जो एग्जाम की डेट है वो सितंबर में निकल के आ रही है, यानी कि 20 से 27 सितंबर के बीच में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो हम हर दिन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे क्या होगा कि आप लास्ट में जब एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचोगे तो आपके सामने जो क्वेश्चन आएंगे उसके बाद आप पैनिक क्रिएट नहीं करोगे। तो हम इजी, मॉडरेट एंड हार्ड सारे लेवल के क्वेश्चंस को देखेंगे। आज के क्वेश्चन हमारे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, एक स्थायी बंदोबस्ती कब लागू की गई थी? तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, यानी कि 1793 में। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? इलाहाबाद की संधि किसके बाद होती है? क्या पलासी के युद्ध के बाद, बक्सर के युद्ध के बाद, पानीपत के युद्ध के बाद, या फिर मैसूर के युद्ध के बाद? तो आपको पता है कि यहाँ पे दिख रहा है 1765। तो आप इससे एक ये भी ट्रिक लगा सकते हो कि 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। तो बक्सर के युद्ध से किसके बाद होती है? तो यानी कि इलाहाबाद की संधि किसके बाद होगी? बक्सर के युद्ध के बाद। बक्सर के युद्ध के बाद ही इलाहाबाद की संधि होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? तीसरा हमारा कहता है कि लैप्स की नीति किससे संबंधित है? अब बताइए किससे संबंधित होगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लॉर्ड डलहौजी से संबंधित थी। अगर आपसे पूछे कि सर्वोदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो ये शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन करते हैं? महात्मा गांधी हैं, विनोबा भावे हैं, जवाहरलाल नेहरू जी हैं या अम्बेडकर जी हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर? अगले क्वेश्चन की बात करें, चंपारण सत्याग्रह। देखिए, बिहार के कोई भी एग्जाम हो, जो स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम्स होते हैं, उसमें कुछ स्टेट से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आप इन सारे पॉइंट्स को जरूर जरूर से देख करके जाएंगे एग्जाम में। सबसे पहला क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो हमें पता है कि चंपारण सत्याग्रह 1917 में होता है। और ये कहाँ होगा? तो ये बिहार में होगा। और बिहार में महात्मा गांधी जी का ये पहला सत्याग्रह था। और यहाँ से महात्मा गांधी जी अपने एक राजनीतिक जो उनका करियर था उसकी शुरुआत होती है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और इनके उड़ीसा, इन सब आंसर्स में नहीं होंगे। अब ये एल नीनो का संबंध किससे है? एल नीनो क्या है? एल नीनो क्या ज्वालामुखी है? नहीं, ज्वालामुखी तो नहीं है। एल नीनो किससे संबंधित है? क्या एल नीनो के आने से मौसम में कोई इफेक्ट पड़ता है, या फिर भूकंप आता है, या फिर मृदा अपरदन होता है? आप मुझे बताओ इसका क्या आंसर निकल के आएगा। तो एल नीनो का संबंध किससे होगा? इसका मौसम से संबंध होगा। एल नीनो और ला नीनो भारत में मौसम और जलवायु के साथ साथ भारी वर्षा और सूखा के लिए जानी जाती है। क्लियर? जब पेरू के तट से हवाएं चलती है और ये आकर के टकराती है तो क्या होगा? एल नीनो में भारत में सबसे अच्छी बारिश होगी या ला नीनो में होगी? आप कमेंट करके ये बातें मुझे बताइए। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन में जोड़ा गया था? अब आप मुझे बता सकते हो क्या कि भारत में मौलिक अधिकार का आर्टिकल क्या है? तो आपको पता है कि अनुच्छेद, यानी कि हमारे फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल है भारत से लेकर 35 तक। वहीं अगर आप देखोगे तो आपके DPSP यानी कि जो आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है उसका आर्टिकल क्या हो जाएगा? तो 35 के बाद आप देख लो 36 से 51 तक। वही 51A जो है वो मौलिक कर्तव्यों की बात करता है और इसे 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, या 44वें या 52वें या 73वें? इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वें, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। 42वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। क्लियर? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कब जोड़ा गया था? तो 1976 में। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस पद्धति से किया जाता है? तो क्या प्रत्यक्ष मत से? नहीं। क्या राज्यसभा का चुनाव होता है और आप वोट देते हो? नहीं। हमारे यहाँ जब भी स्टेट के इलेक्शंस होंगे और विधानसभा के इलेक्शंस होंगे तो आप प्रत्यक्ष तौर पर वोट देते हो, और आप जिसे वोट देते हो जो बहुमत के आधार पर चुना जाता है वो उस राज्य का मुख्यमंत्री बनता है। और जब आपके स्टेट में लोकसभा का इलेक्शन होता है तो उसमें आप जिसे वोट देते हो वो प्रधानमंत्री होता है। आगे चल के जो बहुमत लीडर जिसे बहुत ज्यादा वोट मिलेगा वो प्रधानमंत्री बनेगा। वही अगर आपसे पूछा जाए कि हमें अधिकार, मतलब हमें वोट देने का अधिकार कब से मिला है, तो भारतीय संविधान में हमारा देश जब से आजाद हुआ है तब से हमारे पास वोट देने का राइट है। पहले क्या था कि इसकी जो उम्र है, यानी कि अगर आप देखोगे कि 61वें संविधान संशोधन के तहत
भारत में वोट देने की जो उम्र है वो 21 से घटा करके 18 कर दी गई है। यानी कि पहले आपको वोट देने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी यानी क्राइटेरिया होती थी 21 वर्ष, पर उसे 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत उसे संशोधित कर दिया गया है। कब किया गया है ये? तो 1988 में किया गया और 1989 से इसे लागू कर दिया गया। क्लियर? तो अगर आपसे पूछा जाए कि कब लागू हुआ, कब हुआ, तो आप 1990 तक टिक करिए, वो राइट आंसर होगा। क्लियर? क्योंकि लागू हुआ 88 में और इसे अप्लाई कर वो संशोधन हुआ 88 तक और लागू हो गया 90 तक। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक मिनट। तो यहाँ पे क्या पूछता है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस पद्धति से होता है? तो ये एकल संक्रमणीय मत या हस्तांतरण विधि से होता है। इसे STV भी कहते हैं। महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? अब ये तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए। क्या महाबोधि मंदिर पटना में है, गया में है, राजगीर में है या बोध गया में? तो ये बोध गया में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल सही जवाब है। हरित क्रांति का प्रारंभ किस दशक में हुआ था? हरित क्रांति का प्रारंभ किस दशक में होता है? तो ये 1960 में होता है। यानी कि ऑप्शन बी इसके बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? जस्ट अ मिनट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कहता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का उत्कर्ष काल किस वंश में था? अब ये बताइए, क्या गुप्त वंश था, मौर्य वंश था, शुंग वंश था या पाल वंश था? तो इसका आंसर हो जाएगा पाल वंश। नालंदा विश्वविद्यालय का उत्कर्ष काल किस वंश में था? तो ये पाल वंश में सबसे ज्यादा था। निजता का अधिकार यानी कि राइट टू प्राइवेसी को मौलिक अधिकार किस मामले में के बाद माना गया? क्या आपको पता है कि आपकी प्राइवेसी यानी कि मैं किसी चीज को बताना नहीं चाहती, ये मेरा राइट टू प्राइवेसी है, ये मेरी निजता का ये मेरा अधिकार है कि आप मेरे निजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करोगे। और इसे भी आर्टिकल 21 में जोड़ा गया है और ये आपके मौलिक अधिकार है। आप इसके लिए भी कोर्ट जा सकते हो जो अगर कोई आपके प्राइवेसी को भंग करता है, आपकी निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है। तो कोर्ट ने ये कौन से केस के बाद इसे माना था? तो वो था 2017 में जो केस वाला मामला था वो। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही जवाब है। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? अब भूमि दान का आंदोलन किसने स्टार्ट किया था? तो ये हमारे विनोबा भावे हैं। इन्हें आप देखोगे ये भूदान आंदोलन के प्रारंभक माने जाते हैं, यानी कि इन्होंने शुरू किया था भूमि दान करना। राजकोषीय घाटा यानी कि राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या हो जाएगा? तो कुल व्यय, कुल आय या उधार को छोड़कर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगर ये क्वेश्चन जो है वो आपके जीएस में मैक्सिमम बार पूछा गया है, ये बहुत जरूरी वीवीआई क्वेश्चन है। अगर आप उठा के देखते हो टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आप रिपीटेड होते हुए देख सकते हो। बिहार में कोसी नदी को किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण की गंगा, बिहार की शोक, पूर्व में की गंगा या सोन की सहायक? इसे हम बिहार की शोक कहते हैं। बिहार की शोक किसे कहते हैं? कोसी को। क्लियर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बिहार में गंगा की लंबाई 445 किलोमीटर है। वही गंगा बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरती है और बिहार को 2 भागों में डिवाइड कर देती है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। क्लियर है? इतना आपको याद रखना है। संविधान की मूल संरचना सिद्धांत किस मामले में दिया गया है? संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत कौन से केस में दिया गया था? तो ये तो हमें पता है कि केशवानंद भारती मामला जो था, जो 1973 में हुआ था, उसमें दिया गया था। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये केशवानंद भारती वी स्टेट ऑफ केरला से था। अगला क्वेश्चन देखिए, विकेंद्रीकरण की अवधारणा। और इसी मामले में ये कहा गया कि संसद या जो कोर्ट है, मतलब कोई भी मौलिक अधिकारों के मूल तत्वों को नहीं बदल सकता है। भारत के मूल संविधान में छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। और ऐसा नहीं है क्योंकि हमने देखा कि संपत्ति का अधिकार हट गया, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि आप और भी आगे चल के निजता का अधिकार हटा दीजिए, आर्टिकल 21 हटा, समानता का अधिकार हटा दीजिए। तो कोर्ट ने क्या कहा कि नहीं, भारत के मूल तत्व जो है यानी कि संविधान में मौलिक अधिकार के जो मेन टॉपिक्स यानी कि जो इसके आत्मा है उसे टच नहीं किया जाएगा, यानी कि उसे किसी भी तरह से भंग नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आज आपने संपत्ति के अधिकार को हटा दिया तो कल आप स्वतंत्रता के अधिकार को हटा दोगे, परसों निजता के अधिकार को हटा दोगे, नहीं।
ये चीजें नहीं होंगी, यानी कि संविधान के मूल संरचना में संशोधन नहीं किया जाएगा। क्लियर। विकेंद्रीकरण की अवधारणा किससे संबंधित है? तो ये पंचायती राज से संबंधित है, विकेंद्रीकरण की अवधारणा। क्लियर। और पंचायती राज सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में शुरू की गई थी। अब आप बताइए कि कौन सा संविधान संशोधन करके भारत में नगरपालिका और पंचायती राज्य व्यवस्था को लाया गया था? शून्यकाल, 0 आवर्स की शुरुआत कहाँ से होती है? तो 0 आवर्स की शुरुआत कहाँ से होगी? इसकी शुरुआत है भारत से। देखिए, हमने अपने यहाँ संसद की व्यवस्था ब्रिटेन से ली है, हमने अपने यहाँ अपनी बहुत सारी चीजें जो है वो ब्रिटेन से अडॉप्ट करके रखी है, पर शून्यकाल यानी कि जो 0 आवर्स की शुरुआत है वो भारत में ही है, हमने इसे कहीं से अडॉप्ट नहीं किया है। तो ये चीजें आपको कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे थोड़ा दिमाग कम काम करता है और प्रेशर इतना ज्यादा होता है, तो हमारे दिमाग में आता है कि क्योंकि हमने वहां से संसद की व्यवस्था ली है, तो हो सकता है कि ये चीजें भी हमने वहीं से अडॉप्ट की होगी। बरेली तेल शोधनालय जो है, यानी कि जो वहां पे कारखाना है, वो किस जिले में है? तो ये किस में है? ये बिहार के बेगूसराय जिले में है। पटना गया सॉरी पटना गया मुजफ्फरपुर नहीं होगा, बेगूसराय इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? आप बताओ, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या हो सकता है? ओजोन छिद्र, ग्रीन हाउस गैस, अम्लीय वर्षा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। तो मिलेंगे आपसे कल के वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू। जय हिंद।